और मेरा राजनीति में आने का मकसद सिर्फ एक ही है कि मैं दुनिया के किसी भी देश को वर्ल्ड क्लास बना सकता हूँ बिना सरकारी पैसे के। CCTV कैमरा, LED स्क्रीन्स फ्री में लगवा सकता हूँ बिना सरकारी पैसे के। इसके लिए सरकार को मेंटेनेंस भी देना पड़ेगा। वो फंड मैं पॉलिटिशियन तो जरूर बना आज, लेकिन मेरे पास अभी तक कोई ऐसा पद नहीं रहा कि जिससे कि मेरे पास फंड आया और मैं लोगों के काम करा सकूँ। लेकिन अगर मेरे पास कोई ऐसा पद होगा विधायक का, काउंसिलर का या MP का, तो मैं जितने काम मैं करा दूंगा मेरे काम से शायद कोई ना करा पाए। मगर NGT ने इस पर बैन लगा दिया था 2015 में कि किसी भी नाले को कवर करके उस पर रोड नहीं बनाया जाए। तो मैंने उपराज्यपाल साहब को सुझाव दिया था कि अगर एलिवेटेड रोड बनता है तो NGT के आदेश भी प्रभावित नहीं होंगे, नाला खुला भी रहेगा और उन पर ट्रैफिक भी चलता रहेगा। दिल्ली सरकार का कहना है वो है 36,000 करोड़ का खर्चा है और दिल्ली सरकार का अपना बजट भी 76,000 करोड़ है या ऐसे कुछ है। तो इसको मेरे पास तो ऐसी स्कीम भी है कि 6 साल में नहीं बना पाए। मैं तो केजरीवाल जी को बताने की बहुत बार कोशिश की, मगर उन्होंने सुना 2020 से लेकर अब तक मैंने बहुत बार उनसे मिलने की कोशिश की, लेकिन वो पब्लिक के लोगों से नहीं मिलते। 2019 तक तो मिलते थे, कोरोना के बाद से नहीं मिलते। नमस्कार, आप देख रहे हैं NSS न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनीता सिंह। साथियों, वैसे तो आप लोगों ने मेरे चैनल पे कई इंटरव्यूज़ देखे हैं और कई ऐसे डिबेट्स भी छोटे छोटे देखे हैं आपने, और ऐसे कई वीडियोस देखेंगे और आगे भी देखेंगे। आज हम आए हुए हैं एक चर्चित चेहरे के पास में, और जो कि आप लोग बखूबी जानते हैं और आप लोगों ने देखा है, संजय गुप्ता जी के पास में। और संजय गुप्ता जी, आप लोगों को मैं बता दूं कि पहले वो समाज सेवक रह चुके हैं और अब ये राजनीति में आए हैं, पॉलिटिशियन में आए हैं, और 3 से 4 हज़ार इन्होंने डिबेट्स में इन्होंने पार्टिसिपेट भी किया हुआ है। तो उनसे बातचीत करेंगे और राजनीति के बारे में जानेंगे। वैसे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि राजनीति में आते हैं और अपना पक्ष रखते हैं, फिर कुछ दिन रहते हैं, कुछ महीने साल रहते हैं, फिर वो वहाँ से फिर हट जाते हैं। तो ये राजनीति में आए हुए कितने साल और लाइफ टाइम तक रहने वाले हैं, चलिए बातचीत करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, नवसिद्धि संकल्प में आपका हार्दिक अभिनंदन है। सर, सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने आपके बारे में जाना और पहचाना, तो मुझे लगा कि ना, पहले तो आप समाज सेवक रह चुके हैं और आप पॉलिटिशियन में भी आए हुए हैं, तो अपने बारे में कुछ दर्शकों को पहले तो एक लाइन बताइए अपने बारे में कुछ। देखिए, मैं सरकारी महकमों में काम कर चुका हूँ और मैंने इंजीनियरिंग, हॉर्टिकल्चर, लाइसेंसिंग और एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में काम किया है। और सरकार किस तरह से काम करती है या सरकार से किस तरह से काम कराना चाहिए, इसका मैं मास्टर हूँ। और अपनी इसी नॉलेज और तजुर्बे से मैंने अपनी राष्ट्रीय विधानसभा में, वेस्ट दिल्ली में कई कामों को कराया। और मेरा राजनीति में आने का मकसद सिर्फ एक ही है कि मैं दुनिया के किसी भी देश को वर्ल्ड क्लास बना सकता हूँ बिना सरकारी पैसे के। CCTV कैमरा, LED स्क्रीन्स फ्री में लगवा सकता हूँ बिना सरकारी पैसे के। इसके लिए सरकार को मेंटेनेंस भी देना पड़ेगा। मगर इस काम को करेगी सरकार ही। सरकार के किन नियम, कायदे, कानूनों में किस तरह के संशोधनों की आवश्यकता है और किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, इसका मास्टर हूँ मैं। और इसको 2 तरीके से कराया जा सकता है, या तो मैं कोई चुनाव जीत करके हाउस में जाऊँ या सरकार मुझे नॉमिनेट करे। तो किसी हाउस में जीत कर जाने के लिए मैंने एक्सपेरिमेंट के तौर पर उन कामों को करवाया अपने एरिया में जो कोई विधायक करवाता है या MLA कराता या काउंसलर कराता है या MP कराता है जी। तो मैंने बिना किसी पोस्ट के उन कामों को अपने तजुर्बे से, क्योंकि मेरे को महकमों का पता था किस तरह से काम होते हैं, और वो सब मैंने सरकारी फंड से करवाए, बजाय किसी MLA फंड से, किसी का बिना सपोर्ट लिए, बिना किसी MLA के फंड के या उसकी सपोर्ट के, बिना किसी MP के फंड के या सपोर्ट के या किसी काउंसलर की मदद के मैंने उन कामों को कराया। और बहुत से ऐसे काम हैं जो लोग जानते हैं। वैसे आप पहले से समाज सेवक रह चुके हैं, तो समाज सेवक वैसे भी फील्ड में रहते हैं, तो उसका एक्सपीरियंस जो है आप पॉलिटिशियन में आकर मतलब कवर कर रहे हैं आप, इसका मतलब ये है। देखिए, वो समाज सेवी हो या पॉलिटिशियन हो, दोनों के काम सेम है। तभी एक्सपीरियंस दोनों के काम सेम इसलिए है क्योंकि समाज सेवा में रहकर के भी लोग
लोगों का ही काम करते हैं और पॉलिटिक्स में आकर के भी लोग लोगों का ही काम करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि यदि समाज सेवी आपके पास फंड नहीं होते, बिल्कुल, और पॉलिटिशियंस के पास फंड होते हैं, फंडिंग आती है, तो वो फंड, मैं पॉलिटिशियन तो जरूर बना आज, लेकिन मेरे पास अभी तक कोई ऐसा पद नहीं रहा कि जिससे कि मेरे पास फंड आए और मैं लोगों के काम करा सकूं। लेकिन अगर मेरे पास कोई ऐसा पद होगा, विधायक का, काउंसिलर का या एमपी का, तो मैं जितने काम मैं करा दूंगा, मेरे ख्याल से शायद कोई ना कर पाए। तो अभी आप जैसे कि अभी समाज सेवक अभी रह चुके हैं, तो कितने सालों तक आपने किया ये समाज सेवा जो है? मैं देखिए 2012 से लेके 2019 तक बिना किसी बिना कोई पॉलिटिक्स को ज्वाइन किए मैंने इस काम किए, जिसमें कि मैंने बड़े काम हुए। तो एक सबसे बड़ा काम तो आज दिल्ली में सबसे जो समस्या बड़ी वो है ट्रैफिक की। अच्छा, आपने समाज सेवक रहते रहते किया है ये काम? हाँ, जो नजरगढ़ रोड है हमारा, ये 53 किलोमीटर लंबा है। बिल्कुल। इस 53 किलोमीटर लंबे रोड पर एलिवेटेड रोड बने, ये मैंने दिल्ली सरकार से पास करवाया। हालांकि जब श्रीमती शीला दीक्षित थी तब नालों को कवर करके रोड बनाने का प्लान था, नाले पर भी रोड बनाने का प्रोग्राम था, मगर एनजीटी ने इस पर बैन लगा दिया था 2015 में कि किसी भी नाले को कवर करके उस पर रोड नहीं बनाया जाएगा। तो मैंने उपराज्यपाल साहब को सुझाव दिया था कि अगर एलिवेटेड रोड बनता है तो एनजीटी के आदेश भी प्रभावित नहीं होंगे, नाला खुला भी रहेगा, ऊपर ट्रैफिक भी चलता रहेगा। तो इस सुझाव को उन्होंने बहुत अच्छा माना और फिर उसके बाद इसको पास करवाया। मगर इसको बनाने में जो दिल्ली सरकार का कहना है वो है 36,000 करोड़ का खर्चा आएगा। अब दिल्ली सरकार का अपना बजट ही 75,000 करोड़ है या ऐसे कुछ है। तो इसको मेरे पास तो ऐसी स्कीम भी है कि 6 साल में नहीं बना पाए। मैं तो केजरीवाल जी को बताने की बहुत बार कोशिश की, मगर उन्होंने सुना नहीं। 2020 से लेकर अब तक मैंने बहुत बार उनसे मिलने की कोशिश की, लेकिन वो पब्लिक के लोगों से नहीं मिलते। 2019 तक तो मिलते थे, कोरोना के बाद से नहीं मिलते। तो मेरे पास तो इस तरह की स्कीम भी है कि ये एलिवेटेड रोड फ्री में बन जाएगा, इसके लिए सरकार को पैसा भी नहीं खर्च करना पड़ेगा। अच्छा, आपके पास में ऐसी स्कीमें हैं? हाँ। तो आपकी स्कीमें फिर इनको समझ में फिर क्यों नहीं आती हैं? क्या रीज़न हो सकता है? देखिए, किसी भी स्कीम को समझने के लिए ना उसको सुनना पड़ता है। तो सुनने का टाइम नहीं इनके पास? सुनने का मैंने बहुत बार टाइम मांगा है, कई चीफ मिनिस्टर से ही मांगा, प्राइम मिनिस्टर साहब से ही मांगा, तो वो टाइम मुझे नहीं मिला। लेकिन जिस दिन भी मुझे टाइम मिला और मैं अपनी इस बात को उन्हें बता पाया, तब ये पॉलिसियाँ सही से इम्प्लीमेंट होगी, क्योंकि ये पॉलिसियाँ ऑलरेडी हमारे देश में हैं। BOT, बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफर, MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, OAP, आउटडोर एग्रीमेंट पॉलिसी, ये 3 पॉलिसियाँ ऐसी हैं जो हमारे देश के बहुत ही ब्रिलियंट ऑफिसर ने कई देशों में घूम करके बनाई, मगर ज़मीनी स्तर पर उसको काम करना नहीं आता था कि किस तरह से इसको एग्जीक्यूट किया जाना है। मगर मैंने क्योंकि इन डिपार्टमेंट्स में काम किया तो मुझे पता है कि किस तरह से इन पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट किया जाना है, इनमें किस तरह के संशोधनों की आवश्यकता है, किस तरह से उसे इम्प्लीमेंट किया जाना है। तो ये काम मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैंने कंसर्न डिपार्टमेंट्स में सर्विस की है, जो कि इंजीनियरिंग, हॉर्टिकल्चर, एसेंशियल और ट्रीटमेंट डिपार्टमेंट है। और ज़्यादातर ऑफिसर्स ऐसे नहीं होते कि जिन्होंने डिपार्टमेंट में सभी में काम किया हो जी। और फिर एक सबसे बड़ी समस्या हमारे देश में रहती है कि ऑफिसरों की ट्रांसफ़र हो जाती है 3 साल में, 4 साल में। और पॉलिटिशियंस, उनको एक्सपीरियंस नहीं होता, तो वो नहीं जान पाते कि किस पॉलिसी में किस तरह के अमेंडमेंट्स किए जाएं और किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाए। तो मेरा राजनीति में आने का मकसद और समाज सेवा में आने का मकसद इस पॉलिसी को सही से एग्जीक्यूट कराना है और कुछ नहीं है। अच्छा, अब ये बताइए कि ना राजनीति में आप आ चुके हैं, वैसे तो राजनीति में तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आए हुए हैं, तो आप क्या ऐसा अलग से करेंगे, मतलब देश की, हमारी दिल्ली के लिए मेन बता दूं मैं, क्योंकि आपको पता ही है कि हमारी दिल्ली में हो क्या रहा है। अभी इलेक्शन चल ही रहा है और इलेक्शन में आप देख रहे हैं कि ना किस तरह से जनता को इस तरह से लालच देकर इस तरह से उनसे वोट लिया जा रहा है। क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में, क्या ये ठीक है? देखिए, जब हमने सोशल सर्विसेज शुरू की थी 2012-13-14 में, तो उस वक्त हम देखते थे कि किस तरह से दिल्ली के अंदर बिजली और पानी की समस्याएं हैं। बिजली और पानी की समस्याओं को काफ़ी हद तक तो ठीक किया इस सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने भी किया, हमारे देश की सरकारों ने भी किया। मगर आज मुझे लगता है कि हमारे देश के अंदर, दिल्ली जैसे शहर के अंदर भी
एक चीफ मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर के साथ किस तरह से कोऑर्डिनेशन करना चाहिए, इस चीज़ की भारी कमी है। और उस कमी के होने के कारण ही दिल्ली में बजाय विकास करने के इस तरह की स्कीमों को ला करके दिल्ली के लोगों को लालच दिया जाता है। ये सही नहीं है। असलियत में तो काम सरकारों का कुछ और है। ये भी हो मगर सिर्फ यही ना हो, इसके साथ साथ विकास कार्य भी हो और केंद्र सरकार से किस तरह से कोऑर्डिनेशन किया जाए इसकी समझ हो। अभी जो आप देख रहे हैं कि इस तरह से क्राइम भी बढ़ता जा रहा है, हर चीज़ बढ़ता जा रहा है, दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है। अब हर कोई दावे करते हैं, मतलब जो भी नए खड़े होते हैं, मान लो कोई निर्दलीय खड़ा हुआ है, कोई कुछ खड़ा हुआ है, हर किसी के अपने अपने दावे होते हैं कि ना हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन कुछ टाइम आने के बाद में ना क्या होता है कि ना वो वहाँ से हट जाते हैं, या तो उनको पैसे की लालच मिल जाती है या कुछ मिल जाता है। ऐसा क्यों करते हैं ये लोग, इसमें भी नहीं आता। नहीं ऐसा नहीं है, करना हर कोई चाहता है। अच्छा, करना तो हर कोई चाहता है लेकिन उन्हें करना नहीं आता है। अच्छा, मेन चीज़ ये है राजनीति में सत्ता में आने के बाद उनको कम से कम समझ तो हो कि किस एरिया के अंदर किस डिपार्टमेंट में किस तरह से काम करना है। नॉलेज होनी चाहिए हर चीज़ की। नॉलेज कुछ नहीं होती उन्हें। मेरे ख्याल से कोई भी पॉलिटिशियन जैसे काउंसलर है या एमएलए है या और इन्हें कम से कम इन्हें सरकारी विभागों में काम करने की कुछ नॉलेज होनी चाहिए। जिन्हें सरकारी विभागों में काम करने की नॉलेज ही नहीं है वो सरकार से काम क्या कराएंगे। अब आप महेंद्र यादव को ले लीजिए, वो सिर्फ केजरीवाल जी के नाम पर जीतते हैं, उनका अपना कोई काम नहीं है, उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। या वो लोगों को पैसे दे करके या कुछ पानी की लहरें बिछा करके कुछ काम तो करते हैं, मगर एक पॉलिटिशियन का काम सिर्फ यही नहीं है। रोड, फुटपाथ, नाली, सड़क, आज देखिए ना विकासपुर विधानसभा को कूड़े घर बना के रख दिया उसने। बिल्कुल, आज जगह जगह कूड़ेदान है। मैंने विकासपुर के अंदर 5 से 7 मशीन लगवाई थी कूड़ेदान की 2017 और 18 में। आज वो मशीनें खराब हैं, ये उसको रिन्यू तक नहीं करा पाए, उनकी मशीनों को एएमसी नहीं करा पाया कि वो ठीक भी हो जाए, ये रिपेयर नहीं करा सकते। तो विकासपुरी विधानसभा को तो महेंद्र यादव जी ने कूड़ेदान बना करके रख दिया है और गरीब लोगों की भावनाओं से इमोशनल जुड़ करके उनको पैसे दे करके वोट लेने का काम भी करते हैं, या केजरीवाल जी के नाम पर इनको वोट मिलता है और कुछ नहीं है। सर देखिए, हमारे चैनल पे आप आए हैं और बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, और देखा जाए तो आप ना समाज सेवक भी रह चुके हैं। तो समाज सेवक ना एक ऐसा इंसान होता है जो कि सबकी नज़रों में एक अलग से ही उसकी इमेज होती है। अभी आप हमारे चैनल में आए हुए हैं तो हमारे दर्शकों को ना थोड़ा सा ये आप बताइए, क्योंकि हम ना उनको लेकर आते हैं कि जो ना अवेयर भी कर सकें इन लोगों को। अभी देखिए जैसे कि 21 रुपये की जो महिला योजना चली हुई, सम्मान योजना चली हुई है, अब कई लोगों के पास में जो OTP जा रहा है ना, वो OTP से कई लोगों के पैसे निकल रहे हैं। अब ये ले क्या रहे हैं, आधार कार्ड ले रहे हैं ओनली, और साइन वगैरह ले रहे हैं, नाम वगैरह ले रहे हैं, ठीक है, बैंक अकाउंट वगैरह ले नहीं रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में कुछ? देखिए, सरकार इस तरह की कोई भी स्कीम जो लाती है इसको सही तरीके से किया जाना चाहिए, बजाय उनको पैसे मिलने के उनके अकाउंट से पैसे नहीं जाने चाहिए। और मेरे पास कंप्लेन आई है, इसकी वजह से मैं पूछ रही हूँ। कंप्लेंट कई सुनने में आई है, पर लेकिन इसको सही तरीके से किया जाना चाहिए। अगर महिलाओं के लिए बसें फ्री की हैं तो अच्छी बात है, अगर महिलाओं के लिए कुछ इस तरह की स्कीम लाई जा रही है तो भी अच्छी बात है। नहीं, स्कीम तो सर बहुत अच्छी लेकर आए हैं, ऐसा नहीं है, मुझे भी अच्छी लगी है, लेकिन वही बात है ना, जिसके पास में पहचान पत्र है ना, उस मतलब वही ले सकता है ये स्कीम, अदरवाइज कोई नहीं ले नहीं सकता। तो ऐसे तो कई महिलाओं के पास में ऐसे आधार कार्ड नहीं है, ऐसे कई घर ऐसे हैं जो गरीब तबके के हैं। तो ये जो भेदभाव है, क्या ये ठीक है? गरीब तो बहुत सारे हैं, अगर आपको गरीब लोगों के लिए ही करना है तो ऐसे लोगों के लिए करो ना, जिनके पास में आधार कार्ड भी नहीं है, पहचान पत्र भी नहीं है, फिर भी वो रोड पे पड़े, ऐसे लोगों के लिए करेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। देखिए ठीक है, इसमें बहुत सी कमियां हैं, इस चीज़ को सही से किया जाना चाहिए। इसमें मैं ज़्यादा तो कुछ और नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि सरकार अगर इसको कर रही है, कुछ लोग फ्रॉड कर रहे हैं तो उसको सही तरीके से करेगी, इतना ही कहूँगा करना है तो। सर हमारे देश में हमारा जो मुख्यमंत्री है, या फिर कहूँ कि ना राजा की बात बताती हूँ, हमारा देश का राजा है, होता है, होना कैसे चाहिए, आप कुछ बताइए। देखिए, किसी भी स्टेट और क्यों होना चाहिए, किसी भी स्टेट के अंदर कोई अगर चीफ मिनिस्टर बन जाता है तो उसको इस बात की समझ होनी चाहिए कि उसने प्राइम मिनिस्टर के साथ किस तरह का कोऑर्डिनेशन करना है। और दिल्ली के तो सबसे ज़्यादा,
क्योंकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर मुख्यमंत्री के पास इतनी पावर नहीं है जितनी राज्यपाल के पास है। और दिल्ली में सरकार उसी पॉलिटिकल पार्टी की होनी चाहिए जिसकी केंद्र में सरकार है, क्योंकि तभी दिल्ली के लोगों के सभी काम हो सकते हैं। अगर दिल्ली का चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जैसा आदमी है जिसकी केंद्र से बिल्कुल भी नहीं बनती, जिसकी प्रधानमंत्री से बिल्कुल भी नहीं बनती, तो वो अगर रुपए में 5 पैसे का काम अगर करते भी है ना, तो 50 से 70%, 80% काम खराब भी करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि एक चीफ मिनिस्टर को ये बहुत जरूरी है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट से किस तरह से कोऑर्डिनेशन करे और प्राइम मिनिस्टर से किस तरह से कोऑर्डिनेशन करे। इस मामले में अरविंद केजरीवाल साहब जीरो हैं और वो दिल्ली की नादान जनता को नुकसान ज़्यादा पहुंचा रहे हैं फायदा पहुंचाने की बजाय। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि दिल्ली के अंदर सरकार उसी की हो जिसकी केंद्र में सरकार है। जिसकी केंद्र में सरकार नहीं है वो दिल्ली में सरकार बना करके कोई काम नहीं कर सकता, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे वो दिल्ली नगर, चाहे वो दिल्ली सरकार। सर, इलेक्शन का दौर चल रहा है, आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे देशवासियों के लिए? कुछ बताइए सर, क्योंकि ना कई लोग ना भटके हुए हैं। मैं नहीं चाहती कि ना वो गलत तरीके से वोट दे दें फिर बाद में पछताएं। नहीं, मैंने यही सुझाव दिया है कि दिल्ली के लोगों को उन्हीं को वोट देना चाहिए जिसकी केंद्र में सरकार है, क्योंकि जिसकी केंद्र में सरकार नहीं है और दिल्ली में किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है, वो लोगों का वो काम नहीं कर सकते जो काम किसी पॉलिटिशियन का होता है, जो काम किसी चीफ मिनिस्टर का होता है, जो काम किसी सरकार का होता है। बस इन्हीं शब्दों के साथ हमारे इस छोटे से चैनल में आके आपको कैसा लगा, तो ये बताइए। देखिए, आपका छोटा सा चैनल अच्छा चैनल है और जिस तरह से आप इसमें काम कर रही हैं, मुझे अति प्रसन्नता है कि एक महिला होकर के आपने महिला स्टाफ भी रखा हुआ है। और इस तरह का काम होना चाहिए कि कोई महिला अगर आगे जा रही है और महिलाओं के साथ ही वो अपने काम को कर रही हैं, तो एक अच्छी बात है, बड़ी बात है कि इस तरह की स्वावलंबी महिलाएं होनी चाहिए हमारे देश के अंदर। बजाय फ्री बीज लेने की इच्छा रखने की बजाय उनके पास अपना काम ऐसा होना चाहिए कि वो अपने खर्चे खुद उठा सकें, अपने कामों को खुद कर सकें। आपसे सीख लेनी चाहिए सभी को। थैंक यू सर। सर, आप हमारे चैनल में आए, इसका तहे दिल से धन्यवाद। और आपने जो भी बात बोली बहुत अच्छी लगी सर, और आपसे मुलाकात करके भी बहुत अच्छा लगा। जैसा कि आप लोगों ने देखा, संजय गुप्ता जी से मुलाकात करी हमने। आपके अगर कोई राय है आपकी, तो हमें कमेंट बॉक्स पे लिखकर भेज सकते हैं। अगर कुछ भी इलेक्शन को लेकर कुछ भी कहना चाहें तो भी भेज सकते हैं। आने वाले टाइम में कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये भी आप लिखकर भेज सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। नमस्कार, जय हिंद।